कूटनीतिक टकराव के एक बहुत ही ऐतिहासिक और उथल-पुथल भरे दौर से लेकर एक मल्टी बिलियन डॉलर आर्थिक रीसेट तक, कनाडा और भारत के रिश्तों का ये सफर सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। इस एक्सप्लेनर में इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और अब किस दिशा में जा रहा है। अगर हम 2023 के आखिरी महीनों को देखें तो वो एक बेहद कड़वे टकराव का समय था। राजनयिकों यानी डिप्लोमैट्स को मैस लेवल पर देश से निकाला जा रहा था और वीज़ास पूरी तरह निलंबित थे। लेकिन जरा 2026 पर नजर डालिए, क्या जबरदस्त बदलाव है। 50 बिलियन डॉलर का एक बड़ा ट्रेड टारगेट और एक ऐतिहासिक यूरेनियम समझौता। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि डिप्लोमैट रिलेशंस किस हद तक स्विंग हुए हैं। तो सबसे पहले इस शुरुआती दरार की बात करते हैं जिसने इन दोनों देशों के आपस के रिश्तों को बिल्कुल थाम सा दिया था। इस पूरे टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकली देखने पर पता चलता है कि चीजें आखिर कितनी तेजी से बिगड़ीं। सितंबर 2023 में कनेडियन प्रधानमंत्री ने एक नागरिक की हत्या में भारत के शामिल होने के संगीन आरोप लगाए। इसके बिल्कुल तुरंत बाद भारत ने कैनेडियंस के लिए वीजा सेवाएं रोक दीं। अगले ही महीने अक्टूबर 2023 आते आते 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स को भारत से वापस बुला लिया गया। और ये कड़ी यहीं नहीं रुकी। अक्टूबर 2024 आते आते दोनों ही देशों ने एक दूसरे के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, एक के बाद एक, बिल्कुल टिट फॉर टैट मूव्स। अब इन घटनाओं को अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो दोनों तरफ के नजरिए आपस में पूरी तरह टकराते हैं। कनाडा ने अपने इन दावों के लिए इंटेलिजेंस असेसमेंट्स का हवाला दिया और इस बात पर बहुत जोर दिया कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन दावों को पूरी तरह से बेतुका और प्रेरित बताते हुए सख्ती से खारिज कर दिया। भारत का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि कनाडा दरअसल कट्टरपंथी तत्वों को शरण दे रहा है और ये सब ध्यान भटकने की एक कोशिश है। इसके बाद जो एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है वो है सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज का रोल। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस जटिल स्थिति को फॉर्मली कैसे आका। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS की 2025 की रिपोर्ट के निष्कर्ष काफी ड्यूअल नेचर के हैं। एक तरफ ये पब्लिक रिपोर्ट कनाडा में मौजूद खालिस्तानी कट्टरपंथियों को सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानती है, जो कैनेडियन संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पर साथ ही दूसरी तरफ ये भारत पर लगाए गए विदेशी हस्तक्षेप और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के आरोपों को भी नोट करती है। और यहीं पर एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर सामने आता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्लियर किया है कि जो एक छोटा सा गुट हिंसा को बढ़ावा देता है, फंड जमा करता है या हिंसा की योजना बनाता है, खास तौर पर भारत के खिलाफ, सिर्फ उन्हें ही एक्सट्रीमिस्ट मानकर खतरनाक श्रेणी में रखा गया है, जबकि शांतिपूर्ण राजनीतिक समर्थन को अभी भी कैनेडियन कानून के तहत पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। इस पूरे सुरक्षा परिदृश्य को और भी ज्यादा जटिल बनाते हुए 2025 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक घरेलू आपराधिक संगठन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी एंटिटी घोषित कर दिया। उनका आरोप था कि ये गैंग दरअसल विदेशी सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। जाहिर है ये एक ऐसा आकलन था जिसका भारत ने बहुत ही कड़ी आपत्ति के साथ पूरी तरह से खंडन किया। तो अब जब टेबल पर इतनी गहरी और संगीन सुरक्षा चिंताएं मौजूद हों, तो मुख्य सवाल यही बनता है कि आखिर दो देश जो इतने बड़े कूटनीतिक विवाद में उलझे हों, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक फंक्शनल, काम करने लायक रिश्ता आखिर कैसे बचाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है 2026 के रीसेट की कहानी, जहां एक नई कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद प्राथमिकताएं और दिशा बिल्कुल बदल गईं। अगर इन दोनों दौर की तुलना की जाए तो एक बहुत साफ और बड़ा बदलाव नजर आता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अंडर 2023 का अप्रोच, जहां सार्वजनिक टकराव, रुकी हुई ट्रेड टॉक्स और डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ से भरा था, वहीं 2026 में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दौर में अप्रोच पूरी तरह प्रैग्मेटिज्म यानी व्यावहारिकता पर आधारित हो गया। फोकस शिफ्ट हो गया ट्रेड डील्स, लंबे समय के राष्ट्रीय हितों और एक शांत कूटनीति पर। इसे और अच्छे से समझने के लिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के अर्ली 2026 के स्टेट विजिट को देखते हैं। इस दौरे का स्केड्यूल बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। जानबूझकर पंजाब का ट्रेडिशनल और सांस्कृतिक स्टॉप इस बार छोड़ दिया गया, ताकि पूरा ध्यान मुंबई और न्यू दिल्ली में सिर्फ बिजनेस और आर्थिक रणनीति पर केंद्रित रहे। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपने देश का आर्थिक विविधीकरण करना था, ताकि अमेरिका पर जो व्यापारिक निर्भरता है उससे कम किया जा सके।
और इस आर्थिक जरूरत ने ही उस ब्रिज का काम किया जिसने आखिरकार इन दोनों देशों को वापस मिलाया। आइए देखते हैं कि ये आर्थिक इंसेंटिव्स आखिर कितने बड़े थे। 1.9 बिलियन $। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस विशाल और लंबे समय के समझौते का फिगर है जिसके तहत कनाडा की कंपनी केमेको 2027 से 2035 के बीच भारत के सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम सप्लाई करेगी। सच में एक बेहद बड़ा और स्ट्रेटेजिकली अहम कदम। इसके अलावा दोनों देशों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया, 2030 तक आपस में $50 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड टारगेट अचीव करना। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत भी शुरू कर दी। जैसा कि इस ब्रेकडाउन में देखा जा सकता है, ये नई पार्टनरशिप किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। ये जानबूझकर कई अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है, चाहे वो लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हों, इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग और मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, या फिर टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैक्ट्स और टैलेंट मोबिलिटी। इस विविधता को बनाए रखने का मकसद इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना है कि भविष्य में अगर दोबारा कोई राजनीतिक उथल-पुथल होती भी है तो ये आर्थिक ढांचा आसानी से ना टूट सके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या वाकई आधुनिक वैश्विक कूटनीति में बड़ी आर्थिक पार्टनरशिप्स इतने सख्त राजनीतिक और सुरक्षा विवादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकती हैं? क्या इकोनॉमिक नेसेसिटी सच में इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे बड़ा स्टेबलाइजिंग फोर्स है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निश्चित रूप से आगे और सोचने और समझने की जरूरत है। इस जानकारी से भरे सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।